Assalamualaikum. Welcome back to another episode of Reclaiming Season 2 of Your Life. And I can tell even from the beginning that this is going to be one of my favorite episodes because we are going to talk about self-love, building your own identity and being the right amount of positive. And today to talk on this very exciting topic and this very promising discussion I have with me Hareem. कैसी हैं आप हरीम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सो हरीम का मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. हरीम इज़ ऑल्सो अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ परसुइंग हर ड्रीम after marriage and after having a kid who is mashallah 4 years old. Yes. Yeah. So Hareem did her master's MSc in psychology, but अभी हरीम जो है वो फ्रीलांस कर रही हैं और she then took a turn to her dreams or she has done numerous courses on Amazon and this is a certain very huge change of field. How did that happen? How did you decide कि psychology से हट के आप digital जो है वो सारे courses और उस side पे गई? अच्छा, थोड़ा सा मैं अपने बारे में पहले आपको बताना चाहूँगी कि बेसिकली आई एम मैरिड और 6 साल पहले मेरी शादी हुई। उस वक्त मैं जॉब कर रही थी, इट वाज अ टीचिंग जॉब। Okay. और ऑल्दो वो साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं थी, बट मेरा फर्दर यही प्लान था कि जैसे करियर काउंसलिंग या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड मैं अपना करियर परस्यू करूंगी। बट यू नो के सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए कि मुझे जॉब क्विट करना पड़ी, क्योंकि जहाँ मैं जॉब करती थी वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस था। Okay. तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर उसके बाद थोड़ा सा फोकस मेरा घर की तरफ और हस्बैंड की तरफ हो गया। कुछ घर में ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि मैं घर से निकल के जॉब नहीं कर सकती थी। बट अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने ही मुझे इस बारे में बताया कि आजकल घर से बैठ के आप काम कर सकते हैं इजीली। और बात सिर्फ अर्निंग की नहीं होती, बात ये होती है कि आप प्रोडक्टिव हों। जब आप कुछ अच्छा करते हैं, चाहे आप अर्न नहीं भी कर रहे, आपको एक अच्छी वाइब्स आती हैं, आप पॉजिटिव फील करते हैं, आप यूजलेस नहीं फील करते। जैसे आप घर में बिल्कुल फारिग बैठ जाएं, ऑल्दो आप घर के काम तो करते ही हैं, लेकिन आपको ये तो नहीं फील होता कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, आपको लगता है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। Yeah. तो मेरी भी कुछ ऐसी ही फीलिंग्स थी। तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा करेज किया, इनकरेज किया, और मैंने सोचा कि ठीक है मैं इसको टाइम देती हूँ। ऑल्दो मैं इस चीज़ में बिल्कुल ज़ीरो थी, कंप्यूटर वर्क एंड ऑल दैट मुझे इतना आता नहीं था। उन्होंने फिर मुझे कुछ कोर्सेज का बताया, मैंने वो किए, और उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन काफ़ी साइट्स हैं जिनके ऊपर मैंने अपने अकाउंट्स बनाए और मैंने ये काम शुरू किया। पिछले 1-2 साल से मैं लर्न कर रही हूँ। फिर मतलब लास्ट 1 ईयर से मैं प्रॉपरली फ्रीलांस कर रही हूँ। So how's it going so far for you? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ग्रेट। और मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए जो घर से बाहर नहीं निकल सकते या थोड़ा डिफिकल्ट है उनके लिए, तो ये बेस्ट है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, और स्पेशली ये जो कोविड का पेंडेमिक रहा है, तो ये घर से बैठ के काम करने वाला जो है ट्रेंड चल पड़ा है। हाँ, एग्जैक्टली। और आई थिंक औरतों के लिए, कुछ औरतों के लिए कन्वीनियंट भी है, जिनको इजाजत का मसला हो, जिनके हस्बैंड्स उनको सपोर्ट ना करते हो कि वो घर से बाहर निकलें, तो उनके लिए तो बेस्ट है कि वो घर से बैठ के काम करें, घर को भी टाइम दें और अर्न भी करें। Yeah, so like जैसे हरीम आप कह रही थी कि it's not just about earning, it's about keeping yourself productively busy. इसके अंदर I would like to talk about कि how did you realize कि I'm not feeling myself, I'm not feeling that I'm using my full potential in doing things that I can do, actually that I can do apart from the घर के chores and everything. What was your journey of realizing कि मुझे कुछ और भी करना है? How did that happen? हाँ, आई थिंक कि जब आप कोई काम करते हैं, चाहे वो घर में बैठ के हो, मेरा ये पॉइंट है कि आप जब सुबह उठ के घर का भी काम करेंगे और आप अच्छा से रेडी होके करेंगे, तो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, आपको अच्छा लगेगा। और काम आपने जब करना है, चाहे वो घर का हो, कुकिंग करनी है, किसी ने आपको ये नहीं कहना कि बेटा बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। सबने ये जरूर देखना है कि आज आपने ये काम करना था, वो नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये कोई रियलाइज नहीं करता। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं घर को इतना टाइम दे रही हूँ और अपने बेटे को भी टाइम दे रही हूँ, और वो माशाल्लाह ग्रोन अप भी हो गया, मेरे पास टाइम है भी, मेरे पास हाउस हेल्प भी है, फैमिली भी सपोर्टिव है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। और करना भी ऐसे चाहिए कि मैं अपने आप को ग्रूम करूं। बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि मैं अपने आप को ग्रूम करूं,
मेरी भी एक पर्सनालिटी हो, जैसे आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो उसके लिए आपको वैसा बनना पड़ता है। आपको किसी से पॉजिटिव वाइब्स चाहिए होती हैं, तो पहले आप उनको पॉजिटिव वाइब्स देंगे तो कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, यूं ही कोई नहीं करेगा। तो मेरा पॉइंट ये था कि अपने आप को थोड़ा सा तवज्जो देना, अपने लिए टाइम निकालना। बेसिकली टाइम तो मैं अपने लिए पहले भी निकालती थी, जैसे मुझे वैसे ही पसंद था अपने आप को ग्रूम्ड रखना, और फैशन सेंस भी मेरा अच्छा था, और मेकअप का भी मुझे शौक था, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो गया। जब आपने लैपटॉप के आगे बैठना है, उसमें भी आपने लोगों से कम्युनिकेट करना है। हाँ एग्जैक्टली हाँ, आपने सिर्फ स्क्रीन को देखना नहीं है, आपने लोगों से बात करनी है। उसके लिए आपको अपने ऊपर बहुत वर्किंग करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रगल की, थोड़ी सी अपने इंग्लिश पे स्ट्रगल की, क्योंकि ये काम ऐसे आपकी इंग्लिश अच्छी होनी बिल्कुल। चाहिए। तो मैंने अपने ऊपर काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस जगह पर हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और मैं घर को भी मैनेज इजीली कर लेती हूँ, क्योंकि घर से काम करना आई थिंक बाहर निकलने से इजी, आपका ट्रैवलिंग टाइम सेव हो जाता है, और आप थोड़ा सा माइक म्यूट करके इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते लाइक यू आर मैनेजिंग, ऑब्वियसली आप दो मैनेज चीजें कर मैनेज लेते हैं। कर रहे हो। हाँ और यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए, उन औरतों के लिए बात करना चाहूंगी जो हाउस वाइफ हैं। मेरे ख्याल से अगर आप अर्न नहीं भी कर रहे, करियर नहीं भी बना रहे, आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए। ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि आपके जिस्म का आपके ऊपर राइट है। तो आपको अपने माइंड को पहले तो रिफ्रेश करना, आई थिंक बॉडी से ज्यादा वो जरूरी है। जैसे आप अपनी हेल्थ के लिए कहते हो ना कि हेल्दी ईटिंग करनी है, जंक फूड नहीं खाना, तो उसी तरह आई थिंक आपको अपने माइंड के लिए भी हेल्दी एक अपना माइंडसेट रखना पड़ता है। और जंक क्या है? जेलेसी, या दिल में किसी के लिए कीना रखना, और किसी को खुश ना देख पाना। अक्सर हमारी सोसाइटी में ऐसे ही होता है, कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। वो ये कहते हैं कि ये पता नहीं हर वक्त मुस्कुराती क्यों रहती है, ये हर वक्त तैयार हर क्यों वक्त रहती है। तैयार क्यों रहती है, एग्जैक्टली हाँ, फिर नया हेयर कट करवा लिया, फिर बाल डाई करवा लिए। एग्जैक्टली। हाँ और मैं कहती हूँ कि तैयार तो हर वक्त ही रहना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ कि जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं और आपको अपना आप अच्छा लगता है, तो शायद दुनिया भी आपको अच्छी लगती है, या आपको अपने इर्द गिर्द के लोग भी अच्छे लगते हैं, आप पॉजिटिव फील करते हो, एक एनर्जेटिक फील करते हो। और आई थिंक आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना, इसका भी बहुत एक बड़ा रोल है। हाँ मेरी ये हैबिट है कि वॉक आपकी लाइफ में होनी चाहिए, और हेल्दी ईटिंग आपकी लाइफ में होनी चाहिए। नींद आप पूरी लो, अपने आप को निग्लेक्ट ना करो। ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर बोझ बना लें। इंसान बोझ भी उतना ही उठा सकता है जितनी उसकी ताकत होती है। या एक हद तक आप बोझ उठा सकते हो। तो मैंने जब मेरा बेटा हुआ, तो मुझे वो सब कुछ बहुत डिफिकल्ट लग रहा था उस वक्त। मुझे वो सब कुछ एक बोझ लग रहा था, जब स्लीपलेस नाइट्स थी, सुबह भी उठ के आपको हस्बैंड को भेजना होता है, घर की जिम्मेदारियां। तो लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन सब चीजों को खुश होके करके देखूं, इंजॉय करके देखूं, बजाय इसके कि मैं इसको बोझ समझूं। तो उस दिन मैं सुबह उठी और मैंने अच्छा सा मेकअप किया, अच्छे से कपड़े पहने, और उसके बाद मैंने सारा दिन घर के काम भी किए, अपने बेबी को भी संभाला, और एट द एंड मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी, मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रही थी, और मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी पॉजिटिव हो चुकी हूँ। नेगेटिविटी मेरे अंदर से निकल चुकी है। इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। So like at least I love the part where you are telling everyone कि वो जो डेली की भी चीज़ें हैं ना, you can actually color them up as well instead कि आप उसी, क्योंकि हमारे यूजुअली यहाँ यही होता है कि जब आप बिल्कुल घर पे ही रह रहे होते हो तो आपका अटायर भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है, यहाँ से ये शर्ट पकड़ी या ये पकड़ा, या आपने वो नॉर्मल से कपड़े पहन लिए। और ऑब्वियसली क्योंकि आप इतने काम साथ कर रहे होते हो, आपकी कहीं ना कहीं पे मतलब बस हो जाती है। But like you are saying that you can actually make that better for yourself. But I love the part that you did not just stick to that routine. आपने वो Yes. I would call it step by step. आपने पहला step वो लिया, ठीक है, फिर उसके बाद you decided कि अब I can do even something more for myself. I have talked about it before as well, and I would again like to talk about it क्योंकि इसके बारे में जितनी बात हो उतनी कम है. You decided to build your own identity. ठीक है, Yes. you decided that there is a certain part of the day or time of the day जो सिर्फ आपके लिए है, ठीक है. Exactly. Now when you were deciding it, अब इसके अंदर exciting और interesting story ये होगी.
आई एम श्योर आपको भी वैसी कंडीशन किया गया होगा जैसे हमारी सोसाइटी में किया जाता है, बिकॉज मैं तो ये बात हमेशा करती हूँ कि लड़कियों को तो शायद पैदा होते साथ ना एक रेस में डाल दिया जाता है, उनको पता भी नहीं होता कि उनको किसी Exactly. मैराथन में इनरोल कर जी। दिया है। शादी कर, अच्छा जी, सबसे पहले पढ़ाई से शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लो, अच्छा पढ़ाई करने के बाद अच्छा पढ़ो, अच्छी ग्रूमिंग हो, अच्छा उसके बाद फिर आपने पतले रहने हैं, रंग आपने अपना गोरा रखना है, मेंटेन रहना है। बिल्कुल। क्यों रहना है? इसलिए नहीं कि बेटा आपको खुद अच्छा लगे, यू नो यू विल फील गुड। इवेंचुअली क्या पर्पस है, आपकी शादी करनी है, जी। ठीक है, अब शादी हो जाएगी, फिर शादी के बाद आपकी अगली रेस है कि आप यू नो पहले तो शादी की जी। रेस ही बहुत लंबी होती है ना, एज का वो सारा जी, फैक्टर, और exactly. शादी को एक मेडल और अचीवमेंट बना के पेश किया जाता है, शादी नहीं हमारी होगी तो you're a जिंदगियों का failure। मकसद ही शादी करना बिल्कुल। और घर संभालना है। हाँ। आई थिंक ये सोसाइटी के कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें शुरू से बता दिए जाते हैं कि हमने उसके अकॉर्डिंग चलना है। हमारी अपनी सोच, अपनी विलिंगनेस क्या है, ये कोई नहीं पूछता। या मेरा ख्याल है मैक्सिमम 90% खवातीन हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, आई थिंक कुछ भी करने से पहले, इवन कोई अगर आपने सूट भी पहनना है, हाँ। वो लेने से पहले वो ये सोचेंगे कि हाँ ये मैं पहनूंगी तो लोगों को कैसा लगेगा, एग्जैक्टली, या लोगों को कैसा लगेगा। हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे ही चलना चाहिए इन फ्यूचर। हमें इस सोच को बदलना चाहिए। ये स्टैंडर्ड्स जो सेट हुए हुए हैं, जैसे कि सिर्फ लड़की का फर्ज है सास ससुर की खिदमत करना, अपने घर को संभालना, ऐसा नहीं है। ये तो घर में मौजूद सब लोगों का क्योंकि बराबर घर का में तो रोल होना सब चाहिए। रहे हैं ना। और आई लव्ड यू नो व्हाट यू सेड अबाउट वो कलर चॉइस वाली चीज ना, बिकॉज यू नो Exactly. आप ऐसे होते हो कि हर किसी की कलर चॉइसेस डिफरेंट होती है। और सेट स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे किसी का हाँ। अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो कुछ कलर्स वो एक्सक्लूड कर देते हैं उनकी जिंदगी से, हाँ। कि ये कलर तुम नहीं पहन सकती हाँ। क्योंकि तुम पे सूट नहीं करेगा, तुम और टैन लगोगी। हाँ। हमारा मुल्क तो गोरे और काले रंग से ही आगे नहीं बढ़ा। हाँ। तो तरक्की इसीलिए नहीं हो रही कि अभी भी ये चीजें हैं, अभी भी स्कूल में बुली किया जाता है रंगों को लेकर, हाइट्स को लेकर। लोगों की डिमांड्स इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आजकल शादियां करना भी कोई आसान नहीं रहा। हाँ, लेकिन उसके साथ जो चीज़ जो आपने जिक्र किया ना कलर्स का, आई मीन हम अपने लिए कोई चीज़ देख रहे होते हैं ना, वो हमें पसंद भी आ जाएगी, सो विल थिंक अबाउट फलाना इसके बारे में क्या कहेगा, नहीं फलाने ने मुझे कहा था तुम खिले हुए रंग पहना करो, नहीं फलाने ने मुझे कहा था ये तुम पे फ्रॉक्स नहीं सूट करते। अब मेरा दिल कर रहा है मैंने फ्रॉक पहनना है, ठीक है भाई, मुझे फ्लैट्स पहननी है, मुझे हील्स नहीं पहननी। एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन आवर लाइव्स इज एसोसिएटेड कि हमारी ज़िंदगी में जो और लोग हैं ना उनको हम इसमें कैसे लगेंगे। सो आई वॉन्टेड टू नो, जब आपने ये डिसीजन लिया कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ विच ट्रस्ट मी इज़ अ वेरी ह्यूज डिसीजन, क्योंकि आपके इर्द गिर्द हर बंदा आपको यही बता रहा होता है कि तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हारा काम ये, तुमने ये सब कुछ संभालना है और ये सारी चीज़ें करनी है। What was your journey? Did you ever feel any regret inside, या कोई ऐसे कि यार ये मैं कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रही, ये मैं क्यों कर रही हूँ, मैं सुबह उठ के क्यों तैयार हो रही हूँ, अच्छा मैं 5 मिनट आज लाइनर लगाने में ज़्यादा टाइम लग गया, नाश्ता लेट हो गया, यू नो दिस इज हाउ इट गोज। हाउ डिड यू मैनेज दैट जर्नी? हाँ, ये शुरू में तो आसान नहीं था क्योंकि आई थिंक कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो शायद आपके आसपास लोगों को भी आदत होती है आपको, मतलब वो कहते हैं ये तो हर वक्त फारिग है, ये तो हर वक्त अवेलेबल है। हाँ। तो जब आप अवेलेबल नहीं होते तो थोड़ा टाइम लगता है सबको एक्सेप्ट करने में कि नहीं। और स्पेशली मेरा ख्याल है जब आप घर से बाहर निकल के कोई काम करते हो तो आप टोटली फोकस कर सकते हो। आप घर की प्रॉब्लम्स को, बच्चों को, घर के कामों को पीछे छोड़ आते हो और आप फोकस के साथ काम करते हो। लेकिन जब आपने घर में रह के काम करना होता है तो आई थिंक इट्स फार फार डिफिकल्ट, क्योंकि कोई उस चीज को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपके काम को काम नहीं समझते। वो शायद ये समझते हैं कि ये फोन पे पता नहीं काम के बहाने कुछ और कर रही है या लैपटॉप पे वैसे ही टाइम पास कर रही है। तो इस चीज को थोड़ा सा टाइम लगता है सबको एक्सेप्ट करने में। लेकिन हाँ, मेरी फैमिली सपोर्टिव थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मैंने एक टाइम सेट कर लिया था और उस टाइम पे मैं कमरे में बंद हो जाती थी और मैं अपना काम करती हूँ। तो ये है कि हाँ, जब डिलेज होते हैं या खाना टाइम पे नहीं मिलता है या गर्म रोटी नहीं मिल पाती तो उसका गिला आपको कभी ना कभी सुनना पड़ता है। लेकिन ठीक है, आपको चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। मैं कहती हूँ अपनी बाउंड्रीज, अपनी प्रायोरिटीज को आपको ना डिसाइड कर लेना चाहिए। जैसे पहले मुझे ये चीज़ बहुत ऑड लगती थी ये काम स्टार्ट करने से पहले कि मैं किसी को इनकार कैसे करूँ, मैं किसी को नो कैसे बोलूँ।
मुझे ये जिंदगी में सबसे मुश्किल काम लगता था, किसी को मना करना। लेकिन बाय द टाइम आई थिंक आप लर्न कर लेते हो, एक्सपीरियंस से अपने लर्न कर लेते हो कि आपको एक अच्छे तरीके से एथिकली इनकार कैसे करना है। एंड हाउ आपको इम्पोर्टेंट इज सेइंग नो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहती हूँ, वरना लोग आपका फायदा उठाना शुरू हो जाते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि यू आर दैट पर्सन ना जो अवेलेबल ही है, बस इसको बस ये कह दो, available है। ये कर दो, इसको कह दो ड्रॉप कर देना, इसको कह दो, मतलब इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम आई थिंक अ वेरी लिटिल एज कि आपको Yes, एक बच्चा exactly. ऐसा मिल जाता है घर में जो सबको पता है कि ये हाँ ही करेगा, इसको मैं Exactly. कहूँगी ये कर दो तो हाँ ठीक है मैं कर देती हूँ या कर देता हूँ। एंड ग्रोइंग अप टू बी दैट किड एंड देन अनलर्निंग दोज पैटर्न्स, वो एक इटसेल्फ बहुत बड़ी स्ट्रगल है कि अब मुझे नो कहना है, मुझे सीखना है। बिल्कुल। एंड आई थिंक अब लाइक यू आर रेजिंग अ किड, आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें यू आर यू नो द न्यू मदर्स एंड द न्यू पेरेंट्स आर टीचिंग देयर किड्स एज वेल कि आपने नो बोलना है बेटा, कहीं पे हर जगह हाँ Exactly. नहीं हो सकती है। और आई थिंक इससे आपके बच्चों पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। जब मैं काम नहीं करती थी, मैं अपने बेटे के लिए ऑल द टाइम अवेलेबल थी। ही वाज टू क्लिंजी, वो मेरे साथ चिपका रहता था और ही वाज नॉट इंडिपेंडेंट एट ऑल एंड ही वाज नॉट सोशल, क्योंकि वो सिर्फ मुझे देखता था और मैं फुल टाइम उसको दे रही थी। Yeah. उसके बाद जब मैं थोड़ा सा उससे डिस्टेंट हुई, घर के अंदर ही मैं उससे थोड़ा सा डिस्टेंट हुई, तो मैंने ये नोटिस किया कि वो काफी इंडिपेंडेंट हो गया। Yeah. उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आई और आई थिंक ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि जब बच्चे के पास भी हर वक्त माँ अवेलेबल होती है तो वो भी उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाता है। Yeah. और मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में इस चीज़ पे भी मैं एक बात करना चाहूँगी कि जो मदर्स होती हैं ना, वो आई थिंक बच्चों की ज़िंदगी में एक विलन का रोल प्ले करती हैं। हाँ, क्योंकि eventually, yeah. मुझे यही फील होता है कि मेरे बेटे के माइंड में यही आएगा कि मेरी माँ मुझे मना करती है, हर चीज से मेरी माँ मुझे मना करती है, बाकी सब मुझे स्पॉइल करें या वो ये समझता है कि वो मेरा साथ देते हैं, मेरी माँ मुझे मना करती है। मैं शुरू से अपने हस्बैंड को इस बारे में कहती थी कि आप भी इसको मना किया करें ताकि इसको पता चले कि ये चीज गलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे इस चीज में सपोर्ट किया और सब घर वालों ने मुझे इस चीज में सपोर्ट किया कि मैं एक विलन नहीं बनी उसकी जिंदगी में। और ये बहुत अच्छा रहा कि उसको पता है कि हाँ मम्मा भी काम करती हैं और डैडी भी काम करते हैं और थोड़ा सा इंडिपेंडेंट। अभी भी जैसे मैं यहाँ आई हूँ तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसके सामने निकली और यहाँ आ गई। अच्छा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की बच्चे को मना करने वाली, बिकॉज यहाँ पे यही होता है कि माँ जो है, अच्छा अब अगर माँ मना नहीं करी तो माँ ने तरबियत अच्छी नहीं की, बच्चा बदतमीज़ हो गया। अच्छा अगर माँ मना करी है तो सारे इर्द गिर्द वाले तुम क्यों मना कर रही हो, तुम क्यों डांट रही हो, तुम क्यों मार रही हो, मतलब सो देर आर दोज मिक्स स्टैंडर्ड्स एवरीवेयर, ठीक है, जो आपको ही एट स्टेक खड़ा करते हैं। और वहाँ पे भी लाइक यू मेंशन बिफोर that you have to draw that boundary, ठीक है, that this is how I want to raise my kid, this is how I want to you know teach my kid कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। So I think it all comes down to drawing very important boundaries in your life। जब आपकी लाइफ में बाउंड्रीज नहीं होती हैं और आप हर दूसरे के ओपिनियन से इम्पैक्ट ले रहे हो, इफेक्ट हो रहे हो, यू जस्ट लाइक anybody can come actually and you know just walk all over you और आपको नहीं समझ आएगी। अच्छा, मूविंग ऑन टू दिस वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम सबको अपनी लाइफ में रियलाइज़ करनी चाहिए, एंड आई थिंक वी ऑल हैव बिन थ्रू इट वंस और यू नो सम टाइम इन आवर लाइव्स, कि डिप्रेशन इज़ समथिंग जो किसी ना किसी को कभी ना कभी लाइफ में हर स्टेज पे होता है, ठीक है। अब देसी फैमिलीज़ में, ब्राउन फैमिलीज़ में डिप्रेशन का सबसे पहला इलाज ये होता है कि आप ना बताना शुरू करते हो क्या नहीं है तुम्हारी लाइफ में, ये है तुम शुक्र अदा किया करो, तुम खुश नहीं रहती हो, तुम ये तुम वो। अब इसके अंदर हम कहीं ना कहीं आई बिलीव इट इवेंचुअली यू नो ग्रोज अप टू बी अ टॉक्सिक पॉजिटिविटी इन योर सेल्फ, ठीक है। अब होगा क्या कि आपके इर्द गिर्द एक बंदा या दो बंदे जिनके साथ भी आप रह रहे हो, वो 10 चीज़ें बुरी कर रहे होंगे ना, पर वो एक चीज़ अच्छी कर देंगे ना, तो आप उस एक चीज़ पे ही फोकस करना शुरू कर दोगे और उनकी बाकी सारी चीज़ें आप निगेट कर दोगे, क्योंकि आपको कंडीशन ऐसे कर दिया गया है कि आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी की तरफ चले जाओगे। What would you like to say about it? Have you ever seen toxic positivity in your life and how did you manage it? Toxic positivity अगर हम इसको साइकोलॉजी की टर्म्स में देखें तो आई थिंक इट्स नॉट पॉजिटिविटी। ये नाम उसको हमने दे दिया कि इट्स टॉक्सिक पॉजिटिविटी।
ये तो वो बात हो गई ना कि आप अपने ऊपर वो उसका एक बोझ लेके फिर रहे हो, उसका एक एहसान लेके फिर रहे हो कि इस बंदे ने मेरे साथ ये अच्छाई कर दी और बाकी सब चीजों को इग्नोर। आई थिंक अक्सर लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होता। वो कहते हैं ना कि अगर बुरे लोगों के साथ रह रहे हैं तो फिर लोग यही कहते हैं कि आप उनकी अच्छाइयां देखें, ये देखें कि वो आपके साथ अच्छा भी तो कर रहे हैं, अगर बुरा कर रहे हैं तो क्या। हाँ, जैसे वो like I'm sorry to quote this example and probably I should quote it with a trigger warning that I have seen so many women who are in abusive marriages, literal abusive Yes. marriages, emotional abuse, physical abuse, Exactly. and what they'll tell is कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर उसने मुझे मारा है तो मेरा खर्चा भी तो उठाता है ना। Exactly. This is pure bullshit. I mean pure bullshit है ये, इसके आगे पीछे वाली कोई लाइन रह ही नहीं जाती है, ठीक है, पर बताया ये जाता है इसके बारे में। So what would you like to tell about it कि like किस तरीके से we can actually overcome this factor? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, क्योंकि मैं भी ऐसी नहीं थी, मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट थी और कुछ लोग होते हैं जो आप पे बहुत असर डालते हैं। किसी की बात अगर आपने किसी को कुछ कहना है या उनसे आप वो एक्सपेक्ट कर लेते हो कि अगला मुझे यही रिस्पॉन्स देगा तो ही आप मोटिवेटेड होते हो। अगर अगला आपको दूसरा रिस्पॉन्स देगा तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो मैं इस तरह की इंसान थी, लेकिन जब मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा, मेरा ख्याल है कि हम अपने आप को नहीं समझते। हम अपनी जो कहते हैं ना कि हमारे अंदर वो होती है, एनर्जी होती है, कोई गट्स होते हैं कि हम ये कर सकते हैं। हमें कोई ये नहीं कहता कि हाँ यू कैन डू इट। लोग कहते हैं कि तुम क्या करोगी, तुम तो बचपन में इतने गंदे नंबर लेके आती थी। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट ग्रेड्स। अब हम उन चीजों से आगे निकल चुके हैं कि हमारी अगर ये पीएचडी की डिग्री होगी तो ही हम कामयाब होंगे, नहीं। कुछ स्किल्स ऐसे हैं कि आप वो लर्न कर लें तो आप कामयाब हो सकते हैं। खैर मैं कहाँ चली गई, इंडिविजुअलिटी की मैं बात कर रही थी कि हम अपने आप को नहीं समझते, हम अपने साथ टाइम नहीं गुजारते। हम चाहते हैं कि कोई कंधा हमें मिल जाए या कोई हमें मिल जाए जिससे हम अपने दिल की बात करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अपने आप से बात करनी चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए और अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इमोशनली डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि जो बंदा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। इमोशनल स्टेबिलिटी हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं रोती रहूंगी तो शायद शुरू में लोगों पे असर हो मेरे आंसुओं का, लेकिन उसके बाद सब यूज्ड टू हो जाएंगे। लोग कहेंगे इसका तो काम ही रोना है, ये तो हर वक्त ही रो रही होती तो हर वक्त ही रो रही होती है। और अगर आपके जो टॉक्सिक लोग हैं तो आई थिंक इग्नोर करना इज द बेस्ट वे आउट। अच्छा हरीम, लाइक यू टॉक्ड अबाउट दिस इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, अब वी हैव ऑल ग्रोन अप हियरिंग दिस वर्ड अ लॉट, ठीक है, तुम इमोशनली स्ट्रांग हो, तुम इतना ज़्यादा ओवर सेंसिटिव क्यों हो जाती हो, क्या हर बात पर रोना शुरू कर देती हो, तुम इतना फील क्यों करती हो, ठीक है। everyone has their own journey of getting to that emotional stability level और emotions को, दूसरों के emotions को और अपने emotions को understand करना, realize करना कि if I am feeling angry or disappointed, if I am feeling sad or you know it's just a bad day, these things obviously take time, emotional intelligence लगती है इन सब चीज़ों तक पहुँचने के लिए। So how would you suggest कि for someone जिसको अभी बिल्कुल भी नहीं पता कि उसने emotional stability की तरफ कैसे जाना है, what are the few things that you would like to suggest कि these are the few techniques or tips जो आप कर सकते हैं to get to that emotional stability level? अच्छा, पहले तो एक बात ये कि इमोशनल स्टेबिलिटी भी ये नहीं कि आज मैं कहूँ कि मैं इमोशनली स्टेबल हो जाऊंगी तो मैं हो जाऊँ। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और आई थिंक वक्त के साथ आप ये चीज़ें लर्न कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप लोगों को अपने इमोशंस दिखाएं, जैसे कि मैं अगर अपसेट हूँ या मुझे रोना आ रहा है तो मैं किसी के सामने रोऊं तो आई थिंक ये इतना असर नहीं करेगा। मैं अगर उनको अपने एक्शंस से बताऊंगी तो वो शायद उस पर असर ज्यादा करे। अगर किसी ने मुझे कोई बुरी बात बोली है, किसी मेरी फ्रेंड ने मुझे बुरी बात बोली है, बजाय इसके कि मैं उसको जाके आगे से लड़ूं या कोई बुरी बात बोलूं, अगर मैं खामोश हो जाऊं, मैं एक साइड पे हो जाऊं, उसे थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाऊं, तो आई थिंक उसको बेटर इस चीज का एहसास होगा कि हाँ मैंने उस वक्त ये इसके साथ गलत किया था और इसने इसका रिएक्शन शो नहीं किया तो शायद मेरी इज्जत भी उसकी नजर में ज्यादा बढ़ जाएगी, बजाय इसके कि मैं लड़ूं झगड़ूं या अपना एंगर शो करूं या उसी लेवल पे आप चले जाओ, उसी लेवल पे आके। आई थिंक इन चीजों से हमें ऊपर उठ जाना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए और मेरा ख्याल है अच्छे और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। कंपनी का आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर मेरी कोई फ्रेंड होगी वो मुझे इनकरेज करेगी और वो मुझे अप्रिशिएट करेगी
या मेरा हस्बैंड मुझे अप्रिशिएट करेगा तो मुझ पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अगर मुझे ऑफ कोर्स कोई अगर मुझे डिग्रेड करेगा तो उसका बुरा असर तो मैंने लेना है, लेकिन मैंने खुद अपने आप को समझाना है कि नहीं, मैं अपने गोल से साइड पे नहीं हटूंगी। कल को अगर आज मैं काम कर रही हूँ, कल मैं किसी जगह पे होंगी तो यही लोग होंगे जो मुझे देख के आइडियलाइज करेंगे कि हाँ अच्छा ये उस वक्त कहाँ थी और अब कहाँ है। हाँ। और मेरा ख्याल है तरक्की भी आप एक दिन में तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये सोचें कि कल मैं कहाँ खड़ी थी और आज मैं कहाँ हूँ। चलो एक स्टेप ही सही, एक कदम ही सही, लेकिन कुछ तो मैंने अच्छा किया अपनी लाइफ में, कल से तो मैं आज बेटर हूँ। हाँ। और मेरा ख्याल है यही हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है कि हम सब मिलके काम करें और स्टेप बाय स्टेप अपने मुल्क को तरक्की दिलाएं। क्योंकि हम तो यही कह देते हैं ना कि कोई नहीं कर रहा तो हमें भी क्या जरूरत है करने की। कोई बाहर अगर रैपर फेंक रहा है तो हम भी फेंक देते हैं, जहाँ हजारों हैं तो एक हमारा भी सही। हमारी ये सोच है, लेकिन इस सोच को बदलना चाहिए। And exactly like you were saying कि even healing from past trauma or healing from anything that you know जो आपके past में बहुत ज़्यादा आपके लिए traumatic रही है, चाहे वो childhood trauma हो या कोई भी ऐसी चीज़ हुई हो, वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि if I have healed from it तो मुझे फ्यूचर में कभी वो चीज़ इम्पैक्ट ही नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली इवन आफ्टर years वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं दोबारा फेस करनी पड़ सकती है, और वो आपको फेस करनी भी पड़ेगी। प्रॉबेबली वो उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगी, आपका पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट इट चेंज हो गया होगा, ठीक है, बट यू विल स्टिल हैव दोज रश ऑफ इमोशंस, यू विल स्टिल हैव दोज फ्लैशबैक्स, दोज मेमोरीज, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। एट दैट पॉइंट अक्सर ऐसे होता है कि यू नो वी फील कि यार मैं तो हील ही नहीं की कभी, मैं तो अभी भी वहीं की वहीं हूँ, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू टेल योर सेल्फ कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये वन डे में नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि आई वॉज द वन किड कि आई वॉज बुलिड अ लॉट। मेरे चाइल्डहुड में स्कूल में मेरे कुछ ऐसे इश्यूज थे, स्किन प्रॉब्लम्स ऐसी थी जैसे आपको पता है अर्ली प्यूबर्टी में होती हैं। इतना बुली फेस किया, इतना बुली फेस किया, लेकिन और उससे मैं असर अंदाज बहुत हुई। लेकिन अब जाके मैं कहती हूँ कि उन चीज़ों को दिल पे लेना, उन चीज़ों को फील करना वो मेरे अपने लिए नुकसानदेह था। वो कहते हैं ना, वो एक जलता हुआ अंगारा अगर आप अपने हाथ पे ले लोगे तो वो आपको ही जलाएगा, वो किसी और का कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। तो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड और ऐसे लोगों की बातों को अपने दिल पे लेना तो अपने साथ इनजस्टिस करने वाली बात है। आपको उन चीज़ों से आगे निकलना चाहिए, और फिजिकल अपीयरेंस और ये चीज़ें तो मैटर करनी ही नहीं चाहिए। आई थिंक आपका इनर सेल्फ इतना अच्छा होना चाहिए कि जब आप किसी से बात करें तो पता चले कि आप क्या हैं। बट ओवरकमिंग बुलिंग इज a very difficult thing. I'm sure your journey must have been very hard, or because I have been bullied myself as well for my height, for my weight, for a very long time, and being told कि you know तुम्हारी तो height छोटी है, तुम तो मोटी हो, and for a very long time I used to feel ugly, ठीक है। It took years to overcome that, like literally it took years. और ऐसा I'm sure अभी आपके साथ भी होता होगा कि all those memories come back, all those feelings of ugliness come back. और ये चीज़ जो वेट की आपने बात की, ये भी हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। जैसे मेरा खुद एक बेबी है, ऑफ कोर्स उसके बाद आप वेट काफ़ी ज़्यादा गेन कर लेते हैं, और उस वेट को शेड करने में, फैट को शेड करने में आपको बहुत टाइम लगता है। ये 1 या 2 दिन की बात नहीं होती, लेकिन पीपल स्टार्टिंग सेइंग कि तुम तो बहुत मोटी हो गई हो, तुम्हारी तो कोई बॉडी शेप ही नहीं रही, तुम्हारा तो कोई फिगर ही नहीं रहा। तो आज भी मैं यहाँ हूँ, मैं बैठी हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 15 to 20 kgs रिड्यूस किया था। और ये 2 या 3 दिन की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आप फोकस्ड रहें, मोटिवेटेड रहें, और ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए बेहतर होता है। आई थिंक मुझे मेरे हस्बैंड कहते थे तुम मोटी भी मुझे अच्छी लगती हो। क्या होता है, तुम ना भी तैयार हो तो मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता था। मैं अगर तैयार होती हूँ या मेकअप करती हूँ तो मैं अपने लिए करती हूँ, किसी के लिए नहीं, इवन अपने हस्बैंड के लिए भी नहीं। मैं कहती हूँ जब मुझे अपना आप अच्छा लगेगा तो ही मैं किसी और को भी अच्छी लगूंगी। ये बहुत प्यारी बात आपने की कि जो तैयार होने वाला एलिमेंट होते हैं ना, वो आप किसी के लिए नहीं करते। लाइक आफ्टर years यू गेट टू दैट पॉइंट वेयर यू रियलाइज कि मुझे आज मेरा दिल करे ये कपड़े पहनने का, आज मेरा दिल करे इससे मेकअप करने का, इससे बाल बनाने का, एंड आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। और मैं ये कहती हूँ कि जो लोग कहें ना कि जिनको इस चीज पे बुली किया जाता हो कि तुम टैन हो, तो आई थिंक वो दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं है।
किसी के फेशियल हेयर हैं तो वो ग्रैब अ थ्रेड, रिमूव कर दो उसको। उन चीजों को रिमूव कर दो। मेकअप बना क्यों है? हम लोगों के लिए, हाँ, ताकि हम प्यारे लगे, हमें अपना आप अच्छा लगे। इन चीजों से हमें फायदा उठाना चाहिए, ना कि ये कि हम कहें कि ये तो हर वक्त मेकअप करके घूमती रहती है, या ये तो हर वक्त स्टाइलिश कपड़े पहनती है, तो आम कपड़े भी पहन सकती है। ये तो अपने अपने शौक की बट बात वो है। गेटिंग टू दैट पॉइंट वाली भी तो एक स्ट्रगल है ना, मतलब ऑब्वियसली जब आप बुली हो रहे होते हो आपको इतने Exactly. अरसा तो पता ही नहीं लगता कि आप पता ही नहीं बुली हो लगता रहे आपके हो। साथ हो क्या रहा है। एग्जैक्टली, यू एक्चुअली लाइक आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड टू वेयर, लाइक मुझे याद है अजीब से कोट शूज होते थे और मैं वही पहने रखती थी क्योंकि उनकी इतनी सी हील होती थी। आई कुडंट वॉक विदाउट हील बिकॉज आई यूज टू थिंक शिट यार मैं तो नहीं, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं तो नहीं अच्छी लग रही। एंड देन इट टुक years कि आई स्टार्टेड वेयरिंग फ्लैट्स कि माई हाइट इज फाइन। देन आई रियलाइज्ड कि बुली की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है? जो आपको बुली कर रहा है ना, दैट पर्सन हैज नो लिमिट व्हाटसोएवर। दैट पर्सन इज गोइंग टू मेक श्योर दैट यू डोंट लुक एट योर फुल पोटेंशियल। वो उनकी अपनी कोई लाइक जिस तरह ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, ठीक है? Exactly. इन्फ्लुएंसर्स के साथ कितनी ज़्यादा ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, ठीक है? वो किस वजह से होती है? बिकॉज at some point in your life you are actually jealous of that person, you're jealous of that Exactly. lifestyle, and you know you try to make them feel bad about themselves. और मैं ये कहूंगी कि अगर किसी में कोई कमी भी है, तो आप उस कमी को कैसे दबा सकते हैं? ऐसे आपकी जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं, आप उन पे फोकस करें। आप अपनी ग्रूमिंग पे खुद काम करेंगे तो फिर ही होगी ना ग्रूमिंग। कोई और तो आपको ग्रूम नहीं कर सकता, और ये बाय द टाइम आपको आती है अगर आप सीखना चाहें। कमी पे जो मैं अपना अगर दूँ ना आपको फीडबैक, तो कमी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके अंदर सिर्फ आपके रवैये की होती है। व्हेन यू आर नॉट काइंड, ठीक है, व्हेन यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड वेयर यू फील कि यू नो आई एम सुपीरियर, ठीक है? Exactly. बाकी ग्रूमिंग इज डेफिनेटली एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मैं अगर अपने आप को बहुत 4-5 साल पहले भी देख लूँ, आई डिड नॉट यूज टू ड्रेस अप लाइक दिस। आई डिड नो कि अच्छा मुझे किस तरह के कॉम्बिनेशंस करने चाहिए, किस तरह का मेकअप ज़्यादा सूट करते हो। ऑब्वियसली इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट स्टॉप दैट जर्नी, ठीक है? यू कीप ग्रूमिंग योरसेल्फ, गोइंग, क्योंकि जिंदगी तो रुकती नहीं है। हाँ। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और आप आई थिंक अपने आसपास लोगों से सीखते भी बहुत कुछ हैं। अगर आपके आसपास अच्छे और पॉजिटिव लोग हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं दूसरों सीखते से। आप बुरों से भी हैं कि ऐसा मैंने नहीं बनना। दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू बी लाइक। Thank you so much, Hareem. It was lovely having you over, and like I said that I am definitely going to love this episode more than other episodes, so much more, because we talked about so many important things: self-love, building your own identity after marriage, टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या होती है और आपको उससे कितना ज़्यादा बच के रहना चाहिए, लाइक हाउ डू यू एक्चुअली ड्रॉ अ लाइन कि ये मैं कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिकली पॉजिटिव हो रही हूँ इस बंदे के बारे में। एंड आई हैव सो नाइस बीइंग हियर, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो आप कहना चाहते हो लेकिन आपको ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां आप कह सको। या थैंक यू सो मच, आई लव्ड हैविंग यू ओवर, एंड wrapping it up, I would just like to close this episode by saying that even if no one else is telling you that you're doing good or you know that you look good, you have to do it for yourself, not for anyone else. You start doing it for yourself, just like Hareem shared her story that she kept growing one step at a time. बस वो पहला step लेना मुश्किल होगा, but you can definitely do it. Thank you so much guys, see you soon in another episode.